हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और एल्डोल रिएक्शन क्या है, इसे एल्डोल ही क्यों कहते हैं, इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली जो एल्डोल कंडेंसेशन है वह तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। चूंकि एक बड़ा वीडियो बन जाने के कारण आप बोर होने लगते हैं, इसलिए मैं आपको इसके 3 या 2 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन के बारे में बताऊंगा और उसके बेहतरीन कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल्स दिया है कि इधर एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो ये एल्डोल हमारा सब्सटेंस है, एल्डोल है, ये एल्डोल है। और फिर हीटिंग होने के बाद ये जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है तब ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहली रिएक्शन में मैंने पहले स्टेप में एल्डोल दिखाया है और फिर दूसरे स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन पूरी कंप्लीट रिएक्शन दिखाई है, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। दूसरी रिएक्शन में मैंने आपको सीधे एल्डोल कंडेंसेशन बताया है और इसमें अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बना है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है। इसमें भी दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड बना है। जहां जहां भी एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ है वहां वहां आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही बना है। देखिए कहां एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कहां केवल एल्डोल रिएक्शन होगी और कहां पर एल्डोल रिएक्शन भी नहीं होगी, तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा इसकी भी मैं आपको जानकारी थोड़ी देर में देने वाला हूं। जैसे इसमें हमारा केवल एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें एल्डोल कंपाउंड बना है, बल्कि इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना है। इसको एल्डोल क्यों कहते हैं? देखिए एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप पे और ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप पे। यदि तुम्हारी रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप पर रुक गई है जाकर के तो ये तुम्हारा कहलाया एल्डोल रिएक्शन। लेकिन यदि इसको हीट कर दोगे तो फिर इसमें E1CB रिएक्शन के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जिसे हम कंप्लीटली एल्डोल कंडेंसेशन कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं पहले बता करके विथ रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर इस टाइप के कई एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने केवल इसको बताया कि आपका इंटरेस्ट आए कि आखिर है क्या एल्डोल। ठीक है, अब हम चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें पहली शर्त क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहली शर्त होती है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हमें 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिल कंपाउंड के होने चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल्स कंटेन विथ 2sp3 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि मॉलिक्यूल्स में जो ये मॉलिक्यूल्स होगा तुम्हारा तो उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है ना। तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो पहली बात तो मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम 2 sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यदि एक अल्फा हाइड्रोजन है
तो फिर हमारा केवल एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। रिमेंबर इट, ध्यान रखें। वही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है जिसके पास sp3 कार्बन हो और उसके पास दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हो। यदि एक हाइड्रोजन एटम है तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। और यदि एक भी नहीं है तो फिर वो ना तो एल्डोल रिएक्शन देगा ना ही एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरी बात इसकी क्या पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा, बेस की प्रेजेंटी होना चाहिए, बेस की प्रेजेंटी होना चाहिए। कैसा बेस? बेस आपका माइल्ड बेस होना चाहिए, NaOH काम कर जाएगा। NaOH के स्थान पर आपका CaOH का वोल्टॉइज काम कर जाएगा, KOH काम कर जाएगा। डाइल्यूट होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 का एक पर सॉल्यूशन काम कर जाएगा आपका, और इधर NaOCl इस टाइप के बेस भी काम कर जाएंगे। तो बेस की उपस्थिति होगी। ये बेस करता क्या है, ये ध्यान रखना है अपन को। बेस करता क्या है? एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। ये बेस एज ए कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। चौथा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी होती है कितनी? 3 और 2। ये 3 कोट की अपक्रिया भी हो सकती है और 2 कोट की अपक्रिया भी हो सकती है। ये बात भी हम आपको समझाएंगे। 3 कोट की अपक्रिया होगी जब ये डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट कोई भी बेस डला होगा। जब अति डाइल्यूट डला होगा, अति डाइल्यूट यानी 0.001 m का अति डाइल्यूट होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ये बातें मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस, फिर नेक्स्ट में इंट्रा। ओके, तो हम चलते हैं। सबसे पहले गौर कर लीजिए क्या कंडीशन चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल चाहिए, कौन से? स्वयं की आइडेंटिकल। दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड होना चाहिए, अगर आपका कीटोन है तो कीटोन ही दोनों होना चाहिए, और एक ही जैसे होना चाहिए। जैसे एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के होना चाहिए, एसीटोन में लगाएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स एसीटोन के होना चाहिए। किसी भी पदार्थ के कार्बोनिल कंपाउंड के हों, दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही हों। अगर एक तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो फिर आपको क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, जिसकी अभी अपन को चर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। वो अकेले मॉलिक्यूल्स में लगेगा, जैसे इस टाइप के में लगा दें हम, इस टाइप की में कहीं लगा दें ऐसे में, तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इनकी चूंकि बड़ा टॉपिक है तो अलग अलग बताएंगे इसको। इसमें हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, कहां कहां लगेगा, देखिए जरा। सबसे पहले आप ये देखें, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, क्या इनमें लगेगा। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CHO फर्स्ट। दूसरा देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा देखें जरा आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। चौथा देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। पांचवा देखें आप छठवां देखें सातवां देखें आठवां
देखिए जरा इस एग्जाम्पल में देखिए किस में लगेगा और किस में नहीं लगेगा। 9वां देख लीजिए आप। देखो अब आप इधर चेक कीजिए। सबसे पहले आप देखिए इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है। तो कार्बोनिल कंपाउंड ये अल्फा कहलाया, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। सबसे पहले आप अल्फा कार्बन को चेक कीजिए। ये कार्बोनिल कंपाउंड है आपका। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उसको कहेंगे हम अल्फा। तो ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है। ये हमारा क्या है, अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा है। इधर देखिए आप, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया हमारा। तो ये हमारा कौन सा कार्बन कहलाया, अल्फा, ये भी अल्फा। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये अल्फा और ये अल्फा। तो सबसे पहले आप अल्फा कार्बन को पहचाने, ठीक है ना। अब देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है, क्या इसमें हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे। यदि NaOH और फिर लगाएंगे हीटिंग, डाइल्यूट NaOH, ठीक है ना, डाइल्यूट NaOH लगाएंगे और फिर लगाएंगे हीटिंग, तो आप देखिए क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 अथवा 2 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें तो 3 है, तो इसमें होगा। इसमें बताओ, इसमें होगा, इसमें भी होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसमें बताओ जरा, इसमें सेम कंडीशन कराएंगे तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा। देखो इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए जरा, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं हमारे, तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें बताइए 5वें नंबर में अगर हम NaOH और हीट लगा दें तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल होगा। इसमें लगा दें तो क्या होगा, देखिए इसमें बिल्कुल होगा। इसमें लगा दें तो देखिए, इसमें देखिए अगर इधर आप चेक करके जानते हैं तो इधर एक H है, तो इसमें बेटा तुम्हारा एल्डोल होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है ना। ओनली NaOH फिर प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल, फिर हीट करने से नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें केवल एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसमें बताइए एल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल होगा। इसमें बताइए, देखिए इधर एक भी H नहीं है, अल्फा इधर भी नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। और देखिए एक एग्जांपल 10 नंबर पूरे कर दें अपन कंप्लीट। 10वां देखिए, H सिंगल बॉन्ड CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो इसमें तो बेटा तुम्हारा अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो आई होप अभी आप इतना समझे होंगे कि कहां एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कहां नहीं होगा, कहां एल्डोल रिएक्शन होगी और कहां रिएक्शन हमारी एल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंचेगी। क्लियर, ओके। अच्छा, अब अगर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया तो क्या होगा, देखो हो गया तो मैं पहले प्रोडक्ट बताता हूं, फिर मैं इसके बाद मैकेनिज्म आपकी बताऊंगा, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें कि एल्डोल कंडेंसेशन में जी अल्फा है और जे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप लिखो, ये C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अच्छा, इस H को हम ऐसे लगा देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो अल्फा कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इधर लग जाएगा। कैसे निकलेगा ये मैकेनिज्म बताइए। जैसे इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचा, CH2, वो CH2 ग्रुप इधर आ गया और पूरा जो कहते हो CHO, ये चीज आ गई। तो ये आपका कौन सा पदार्थ है, ये है एल्डोल, इसका नाम है एल्डोल, इसका क्या नाम है, एल्डोल। अच्छा देखो जरा, एल्डोल क्यों कहा, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, तो एल्ड प्लस ओल, एल्ड प्लस ओल, OH का मतलब ओल, तो एल्डोल, इस टाइप से इसका नाम एल्डोल पड़ा, ठीक है ना। ये एक्चुअली लेकिन सत्य है कि हर जगह एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, फिर भी उन कंपाउंड्स को हम एल्डोल ही कहते रहते हैं। अब यदि हम इसको हीट कर देंगे, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो इधर से OH ग्रुप और इधर से
आपका देखो इधर से CH3 था, एक H निकल गया तो CH2 बचा, तो इधर से आपका H ग्रुप निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO बचा। तो ये अल्फा ये बीटा, ठीक है ना, तो ये बचा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, है तो कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। और इतनी जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है ये पूरी, अब ये हमारा कहलाया एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कभी भी शब्द आ जाए तो निश्चित है कि उसमें छोटा मॉलिक्यूल्स H2O NH3 टाइप का जरूर निकलेगा। तो ये आपकी कंप्लीट क्रिया हुई एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये यदि आपको केवल प्रोडक्ट पकड़ना है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आप देख लीजिए, तो मैं सबके प्रोडक्ट आप यहीं से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो यदि एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक देखिए आप। शॉर्ट ट्रिक में ये पहला मॉलिक्यूल्स है एसिटाल्डिहाइड का, तो इसकी दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो एक CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये पहला मॉलिक्यूल्स हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल्स के जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उनको बाहर निकाल लो, CH और CHO, ये दो, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है। अब इनमें से क्या करो, एक मॉलिक्यूल्स का O और दूसरे मॉलिक्यूल्स के दोनों अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा। फिर से सुने, एक मॉलिक्यूल्स का O डबल बॉन्डेड और दूसरे मॉलिक्यूल्स के दो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल करके अलग कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए जो बच जाए, तो CH3 CH, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड O और H2 अलग हो गया, तो ये H2 बन के निकल गया। अब क्या बचा इसमें, इसमें बचा अब देखो इधर से CH CHO, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। फिर से समझो, जब इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है तो आप एक मॉलिक्यूल्स का O डबल बॉन्डेड और दूसरे मॉलिक्यूल्स के दो अल्फा हाइड्रोजन मिलाकर के H2O अलग कर दीजिए और सीधे जोड़ दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए, देखिए इसमें क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो कंडेंसेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम ये C और ये रहा CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स के दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल ले हम बाहर, H2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये ले लिया हमने। तो अब ये हम अलग कर देंगे तो हमारा आफ्टर रिएक्शन क्या बना, देखिए CH3 ये रहा डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। ये कंप्लीट रिएक्शन होगी तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नेक्स्ट का सब के आंसर अपन अभी देखते हैं, जब तक जगह भी थोड़ा सा बन जाए। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें तो एल्डोल कंडेंसेशन होने ही नहीं था, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CHO, अब बताओ क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होना था, बिल्कुल होना था। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा, ये डबल बॉन्ड है O, इसके सामने हम क्या लिखेंगे, जी अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम इसको लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CHO। अब हमारी NaOH और हीटिंग यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन होना है, तो इसका O इसका H2 अलग हो गया, तो कितना बचा बताओ इधर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड C। अब ये जोड़ेंगे ना इधर, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, एल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद इधर से H2O रिमूव हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपन रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताएंगे इसकी क्या होती है।
देखिए क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होना है? हाँ बिल्कुल होना है। आंसर क्या होगा? देखो ये इसको गौर करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख लिया। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसकी 2 अल्फा हाइड्रोजन सपोज दैट ही है, तो इसको हमने बगल पे कर लिया ऐसे, ये बगल पे कर लिया हमने प्लस करके, ठीक है। तो इसका O और इसके 2 हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा NaOH और हीटिंग, तो हीटिंग होने के बाद क्या होगा, ये H2O बन के बाहर निकल गया। वो आंसर क्या आएगा इसका? देखो देखो ये कार्बन से ये डबल बॉन्ड स्टार्ट इधर आकर के, दिस इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है। इसमें देखिए जरा, नोट हो गया। आगे वाले में देखिए इसमें, तो क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा है? हाँ चलेगा। कहां से चलेगा? इधर ही आपके 2H इधर से चलेगा, ये सुरक्षित रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, O और ये CH3। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये है, ये H है और ये इधर CH3 है। तो देखो इसकी अल्फा की 2H और इसका O आउट हो जाएगा। इधर कब आउट होगा? जब हमारा एल्डोल कंडेंसेशन चलेगा, -H2O, और इधर क्या बन जाएगा बेटे? इधर जाकर के ये डबल बॉन्ड, ये CH3 जो कहते हो, ये इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड और इधर CH3। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है ना। अच्छा इसमें तो देखिए, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन तो चलना नहीं है, तो क्या चलना है? एल्डोल चलना है। तो एल्डोल चलने के बाद ये क्या होगा? देखो इस मॉलिक्यूल को देखिए आप, ये CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या है आपका? दूसरा मॉलिक्यूल से, तो पहले सबसे पहले जो NaOH लगाओगे, तो NaOH लगाओगे तो सबसे पहले क्या होगा? ये H आकर के इधर OH जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। देखिए ये बात अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं क्लियर करता हूं आपको, बस थोड़ा सा सब्र और कीजिए। ये कार्बन है हमारा, तो इधर से चला गया, ये बन गया OH और ये सिंगल बॉन्ड, ये CH3 है, ये H जो निकला ये वाला, ये H इधर OH, O से मिलकर के OH बना दिया। अच्छा इसका जैसे ये बॉन्ड घट गया तो इसका भी एक बॉन्ड घट गया, तो ये मिल गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अगर इधर हमारा H होता, यदि H होता तो ये OH और ये H मिलकर के H2 निकाल देते, किस रिएक्शन के थ्रू? E1CB के थ्रू, E1CB के थ्रू, E1CB रिएक्शन के थ्रू ये निकाल देते और हमारा इधर डबल बॉन्ड आने लगता। लेकिन चूंकि इधर H है नहीं है, तो अब मैं अगर इसको हीट करूंगा भी तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एल्डोल कहलाएगा हमारा, ये एल्डोल कहलाएगा। अच्छा अब भले इसमें कीटोन ग्रुप है लेकिन इसका नाम एल्डोल ही रहेगा, तो ये हमारा एल्डोल है और हीट करने पर अब हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये कंपाउंड हमारा केवल एल्डोल रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये वाला देखें, ये वाला देखो, इस वाले देखिए इधर क्या जुड़ा है? C6H5 जुड़ा है, जुड़ा रहने दो, C6H5।
C6H5 जुड़ा है, चाहे मैं बेंजीन रिंग बना दूं जैसे एग्जांपल मैंने दिया था। इधर ये अल्फा, ये अल्फा, तो इधर तो 2 H है कि नहीं है? हैं। अच्छा, इसी टाइप से दूसरा मॉलिक्यूल से जो हमारा, तो ये 2 H है। बस हमें लिखने का बस इतना देखना है, क्या देखना है कि जो अल्फा H है जो दोनों, वो O के सामने कर लो ताकि वो मुंह बाकी ऐसे खाली दोनों H, ठीक है ना। तो देखें ये O और ये NaOH लगाएंगे, NaOH लगाएंगे तो पहले तो बनेगा तुम्हारा एल्डोल, फिर जैसी हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। C6H5, इधर दोनों H है तो दिखा दो, दिखाना है तो, ठीक है ना। अब इससे जुड़ जाएगा ये जाकर के, और ये रहा है आपका C6H5, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। इसमें देखो इस कंपाउंड में एक भी अल्फा H है ही नहीं है, तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। एक आपका ये था HC डबल बॉन्ड O, ये था आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, देखिए जैसे ये रिएक्शन है आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, सपोज दैट ये एल्डिहाइड था, ठीक है ना। इसकी 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, ये NaOH लिया, ये NaOH लिया, तो पहले बना हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COH, H सिंगल बॉन्ड C H2CHO, और फिर हमने किया हीट, फिर हीट किया तो ये पाया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO माइनस H2O, तो ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना, और ये पूरा रिएक्शन हुआ हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। तो फर्स्ट स्टेप देखें आप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले ये NaOH टूट करके Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस। अब यही आपको समझना है, देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कार्य करता है और बेस की तरह भी कार्य करता है। जब इसको कार्बन पर अटैक करने के चांस होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और जब इसको कार्बन पर अटैक करने के चांस नहीं होते हैं या कार्बन पर अटैक करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है तो फिर ये बेस की तरह काम करता है, और बेस की तरह जब भी कार्य करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा और कार्ब एनाइन बनवाएगा। यहीं से तो बात चल रही थी जब मैंने आपको कार्ब एनाइन बताया था और कहा था कार्ब एनाइन कहां कहां बनता है, तब मैंने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्ब एनाइन ही होता है, और आपका पर्किन रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्ब एनाइन ही होता है, कैनिजारो का इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्ब एनाइन ही होता है। और इनकी बारी आने ही वाली है, धीरे धीरे मैं आपको सबको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और रिएक्शन मैकेनिज्म दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए OH है, तो तुमने देखा होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है, ये सदैव इस टाइप की हरकत करते रहते हैं, ये अपना माइनस ये पॉजिटिव। तो ये पहले तो देखो एक एक चीज क्लियर करना है मुझे, तो पहले तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इधर अटैक करना चाहेगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, और इसने इधर अटैक कर लिया, ठीक है ना। अब इसने अटैक कर लिया तो अब ये बैक बॉन्डिंग मारेगा, अब बैक बॉन्डिंग मारेगा तो इसकी लीविंग पावर बहुत कमजोर है, इसकी तो और ज्यादा कमजोर है। तो अब ये क्या होगा कि कोई ना कोई तो ये ग्रुप हटे, वो अगर नहीं हटेगा तो फिर ये रिएक्शन क्या होगी, ऐसी तो रहेगी नहीं। अगर ये ना हटे तो इसको हटना पड़ेगा, वो अगर ये नहीं हट रहा है तो देखिए ये माइनस पहली कंडीशन तो इसको हटना पड़ेगा, तो ये बैक में आ गई, देखो इधर से CH3, तो ऐसी स्थिति में ये हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड H, और जी OH हट गया तो देखो बैक में चलेगी रिएक्शन।
तो जो रिएक्शन बैक में जा रही होती है उस स्टेप की हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो ये बैक में जा रही, अगर सपोज दैट ये मान लें कि ये नहीं हट रहा है, अगर नहीं हट रहा है तो दूसरा स्टेप ये क्या क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स CH आयन, ये H आयन ले लेगा और CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये जाकर के OH बना लेगा और ये H और ये OH बना लेगा। तो एक कार्बन पर दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, आप जानते ही हो। तो ऐसी स्थिति में इससे एक मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अर्थात एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और ये स्टेप बैक में चला जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य नहीं करेगा, बल्कि ये बेस की तरह कार्य करेगा, और बेस की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे इस स्टेप में NaOH से निकला OH माइनस बेस की तरह कार्य करता है, बेस की तरह कार्य करता है, और एसिटाल्डिहाइड CH3CHO के अल्फा H को प्रोटॉन की तरह एक्सेप्ट करके कार्ब एनायन बनवाता है, कार्ब एनायन बनवाता है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होगा। देखिए कैसे होगा, इधर से ये OH माइनस और ये प्लस H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखिए जैसे ही इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये H2O बन के रिमूव हो जाएगा। इधर बनेगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, ऐसा करने से इसको क्या फायदा है बेटा, इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलने लगेगी, इसको रेजोनेंस मिलने लगेगा। तो ये बना हुआ एनायन काफी हद तक स्टेबल भी है और हमारी केमिस्ट्री उन घटनाओं को ही पसंद करती है जिसमें उसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये इसका स्टेप सफल हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है ना, ये ध्यान दे। अगर कोटि जानना चाहते तो इसको समीकरण एक लेकर के चलेंगे, लास्ट में इसका यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब आप लिखेंगे सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। अब खुद चेक कर लीजिए आप, जो ये कार्ब एनायन बन चुका है तो अब उस कंटेनर में अरबों खरबों यानी कि 1 मोल अगर पदार्थ भी ले लिया तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या सभी कार्ब एनायन बन चुके होंगे? नहीं, काफी मॉलिक्यूल्स कार्ब एनायन बन चुके होंगे और काफी मॉलिक्यूल्स बचे होंगे। तो क्या होगा, इस स्टेप में बना हुआ कार्ब एनायन, इस स्टेप में बना हुआ कार्ब एनायन CH3CHO के दूसरे मॉलिक्यूल्स पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हैं और एल्डोल नामक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसी फॉर्मेशन होता है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस CH2 CHO। अब देखो इसको अपन ने क्या लिख दिया, CH3 CH2 CHO। जो ये कार्ब एनायन बना था तो इस ग्रुप को अपन ने समेट के लिख दिया है। तो अब देखो जरा, ये एज न्यूक्लियोफाइल है
और देखो ये फिर ये उसी टाइप की हरकत करेगा और ये इधर अब की बार आक्रमण मारेगा। इस बार का आक्रमण इसका सफल होगा। दिस इज आरडीएस स्टेप। यही आरडीएस है जो कि इसकी कोटि को निर्धारित करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखें जरा, अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये आरडीएस स्टेप है 1 और 1 2। तो क्या इसकी कोटि 2 होगी? बिल्कुल नहीं होगी बेटा, इसकी कोटि 3 होगी। इसकी एक्सप्लेन अभी मैं करूंगा, ठीक है। अब देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CO माइनस सिंगल बॉन्ड H और ये आक्रमण लगाया इसने CH2 CHO। इस टाइप का कंपाउंड बन गया। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है कि नहीं है? और इंटरमीडिएट कंपाउंड तो ये भी था तुम्हारा, तो ये भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, वाटर से H निकलवा लेगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा बेस बन चुका है तो वाटर से H निकलवा लेगा। तो अब देखो आफ्टर रिएक्शन में ऐसे तेल लगाता हूं, देखो तो क्या बचा इधर थी OH। इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है, लास्ट में ये निकल के आ रहा है तो ये कहलाया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी कि हमारा NaOH का OH आयन क्या काम करता है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। और ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड OH CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको हमने लगा दिया ऐसे, OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो ये हमारा कंपाउंड कहलाया बेटा एल्डोल। क्या कहलाया, एल्डोल। यदि ये रिएक्शन आपकी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चल रही है तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाने वाली है और एल्डोल कंपाउंड बन गया और ये रिएक्शन कहलाएगी एल्डोल क्रिया। लेकिन यदि आपने अब इसके बाद हीट कर दिया, क्रिया टेम्परेचर पहले से ही है, तो अगर तुमने इसको बढ़ा दिया 50-60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, हीट कर दिया इसको, तो ये क्या होगा, इधर से OH और इधर से H निकलेगा। इस रिएक्शन को कहती है E1CV रिएक्शन और ये बन जाएगा। क्यों निकलेगा मैं चलो ये भी बता दूं, ये क्यों कंफ्यूज बना है। देखो अब जो ये OH निकला है, देखो ये एफडेक, ये एफडेक हाइड्रोजन है, इधर से H खींचेगा तो ये माइनस बनेगा, ये रेजोनेंस करने लगेगा तो इस बार फिर इधर से क्या होगा, OH खींच लेगा। जी OH जो माइनस जो कैटलिस्ट निकला था तो इसका फिर से ये खींच लेगा, ये S टाइप की, और ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH H सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CHO। ये कंपाउंड बना देगा। अच्छा, ये कंपाउंड बनाएगा तो जैसे ये माइनस बनेगा तो ये इधर से क्या करेगा, ऐसे अटैक मारेगा तो ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये कहलाता है, ये पूरा सिस्टम कहलाता है आपका E1CV और ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO और ये माइनस OH माइनस निकल आया, अर्थात कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे पता चलता है, जो आपने इधर स्टेप लिया था ऑर्डर के लिए लिया था आपने CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और प्लस CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CHO। ये RDS स्टेप था ना बेटा, ये RDS था तो इसने इधर अटैक मारा था, तो हम कहेंगे K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या K इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना, K इंटू CH3 CHO और इंटू CH2 माइनस CHO। तो अब ऐसे देखोगे तो ये द्वितीय कोट की रिएक्शन कहलाएगी, लेकिन ये बात सही नहीं है ना। रेट निर्धारण करने के लिए हम इंटरमीडिएट कंपाउंड का यूज कभी नहीं करते हैं और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है,
तो इसको हम जो है जो पहला समीकरण है उस समीकरण से हम निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। जो ये तुम्हारा पहला समीकरण था ये CH2H सिंगल बॉन्ड CHO, इधर जो OH आया था आपका और इसने अटैक मारा था ऐसे, तो इसको अगर रिवर्सल मान लेंगे तो इसको हम के इक्विलिब्रियम करके निकालेंगे और फिर इसका वैल्यू उठा करके ऐसे CH2 माइनस CHO और प्लस क्या निकला H2O, तो हम इसका के इक्विलिब्रियम करके निकालेंगे और इसकी वैल्यू इधर रखेंगे, तो ये 3 कोट की अभिक्रिया हो जाएगी और रिएक्शन की कोटि कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा, रिएक्शन की कोटि सेकंड हमने क्यों मान ली थी, देखो इसलिए मान ली थी कि यदि, अब ये ध्यान देना सेकंड कब होती, यदि बहुत ही तनु विलयन हो, बहुत ही तनु NaOH हो, तो ये स्टेप तुम्हारा RDS हो जाता है, तो अभिक्रिया द्वितीय कोट की हो जाती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब वो कहे कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमने बेस अति तनु लिया है तभी सेकंड ऑर्डर होगी, वो अगर अति तनु का नाम नहीं लिया है तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। बेटा ये बहुत ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर ही होगी। ठीक, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसकी आंसर आपको देना है और आपको ये वर्क करना है। देखिए इसको हमने NaOH तक लगाया और इधर रोक दिया, हमने हीटिंग दी ही नहीं, ठीक है ना। तो इधर एल्डोल जो बनेगा उसको आपको बनाना है। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ठीक है ना। इसमें हमने NaOH भी लगाया और हीट भी किया, तो इधर हमारा बी कंपाउंड बनेगा। ये आपको तीसरा देखें जरा, ये हमने NaOH किया, पहले निकाला हमने C और फिर हमने किया हीट तो निकाला D। तो इनकी आपको आंसर देना है। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं आपका बहुत ही जल्दी से और आपको छुट्टी कर दूं। एल्डोल रिएक्शन तभी होगी जब कार्बोनिल कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब कार्बोनिल कंपाउंड में 2 अथवा 2 से अधिक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। अच्छा, अब एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए रिएक्शन को हमें NaOH के साथ हीट करना पड़ेगा। यदि रिएक्शन का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी रिएक्शन एल्डोल पर रुक जाएगी, और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है तब हमारा एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होगा। एल्डोल कंडेंसेशन में जो NaOH या KOH या जली Na2CO3 या सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड डालेंगे, ये काहे का कार्य करेंगे, बेस का कार्य करेंगे, और ये इससे जो बेस निकलता है, ऋण आयन निकलता है, वो कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। एल्डोल रिएक्शन की कोटि कितनी होती है, यदि उसने स्पेशल कंडीशन नहीं लगाई, अति तनु नहीं कहा बेस के लिए, क्षार के लिए, तो हमारी ऑर्डर इसकी कितनी होगी, 3 होगी, अदरवाइज इसकी ऑर्डर 2 होगी। सो आई होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि आप ये एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपका टीचर JK शिवहरी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़ें खुद और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे बच्चों को लाभ दें, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू, जय हिंद।